नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि किंग ने यहाँ पर सावित्री के नंबर से अनीका से बात करने के लिए स्टैचू को कहा था। अब सावित्री के नंबर से अनीका किंग से बात कर रही थी। किंग से अब अनीका कहती है कि मुझे क्या अब इतना भी हक नहीं है कि मैं रोहित के बारे में जान सकूं, मैं उससे मिल सकूं। मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे इतना तो हक है। अब किंग अनीका को बड़े ही रूडली रोहित के बारे में कहते हुए बताते हैं कि वो 10 से 15 दिन के बीच में ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन है जो तुम यहाँ पर आना चाहती हो? तब अनीका कहती है कि मुझे ये जानना है कि रोहित के ऊपर हमला किसने किया था और यहाँ पर उसके साथ जितने भी उस समय आदमी थे तो वो उन सब को कुछ भी याद क्यों नहीं है। अनीका की इस बात पर अब किंग कहते हैं वो तो तुम अपनी माँ से पूछ सकती हो कि उन्हें याद क्यों नहीं है, वो तुम्हारी माँ का काम है। और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो तुम अपनी माँ के उस गरुड़ से पूछो जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था। तुम्हारी माँ का गुरूर ही तुम्हें वो सब कुछ बता देगा जो तुम पूछना चाहती हो। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अब किंग कहता है मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि तुम रोहित से क्यों मिलना चाहती हो, इसलिए इस वक्त अपने काम पर फोकस करो, तुम्हारे लिए वो बहुत ही जरूरी है। और एक बात ये याद रखना कि जो गलती तुमने अपनी शादी में की थी उसे दोबारा से दोहराना मत। ये कहते हुए ही किंग अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ अनीका अभी सावित्री के फोन पर हेलो हेलो ही कहती रहती है और अब तक किंग फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस वक्त अनीका को उस बूढ़े किंग के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अब अनीका ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भी बंद किया हुआ था और वो अपनी जाड़ पीस रही थी। अब वो अनीका कहती है अब मुझे पता चला कि रिया से मिलने से पहले मिस्टर रोहित मारवा इतने खड़ूस क्यों थे। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है। अरे ये तो उनकी जिन्स ही ऐसी है, ये उनके अंदर जेनेटिक है क्योंकि जब उनके नाना ही इतने खड़ूस है तो रोहित मारवा तो खुद खड़ूस होने ही थे। काश आयशा माँ भी किंग को इतना सॉफ्ट कर पाती जितना कि रिया ने रोहित मारवा को किया था। अनीका भी यही बात ही बड़बड़ा रही थी। अनीका की ये बात वहीं सावित्री भी सुन रही थी क्योंकि सावित्री अभी भी अनीका के पास ही थी। अनीका की यह बात सुनकर अब सावित्री स्माइल करते हुए कहती है अनीका मैडम, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी है। वैसे किंग उतने खड़ूस भी नहीं है जितना कि आप उन्हें समझती हैं। ये कहते हुए ही अब सावित्री अपना फोन अनीका से लेकर उस रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ किंग उस स्टैचू से कहते हैं कि इस काम को पूरा करने के बाद तुम अपने युवराज की कुछ फोटो स्वाति मल्होत्रा की बेटी तक पहुंचा देना। ये सुनते ही अब स्टैचू भी कहती है आपका काम हो जाएगा किंग। ये सुनते ही किंग अब अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और उसके बाद अब वो उस रूम के बाथरूम में जाकर अपने हाथ को धोकर बाहर आ जाते हैं। और यहाँ अब तक स्टैचू ने रोहित की 3 से 5 फोटो को क्लिक कर लेती है। वहां अब तक अनीका भी ग्राउंड फ्लोर पर वापस आ जाती है तो वो देखती है कि सभी उसको ही देख रहे थे। अनीका अब करण गुलेरिया से कहती है पापा बच्चे कहाँ पर हैं? अनीका की बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं कि रिया तो यहीं सोफे पर ही सो रही है और वहां आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही शायद गार्डन में गए हैं। ये सुनते ही अब अनीका रिया के पास आकर बैठ जाती है और फिर उसके माथे पर बड़े ही प्यार से हाथ को फेरने लगती है। साथ ही उसके दिमाग में अब किंग की बात भी घूम रही थी कि जो गलती तुमने अपनी शादी में की थी उसे दोबारा से दोहराना मत। ये सोचते हुए ही अब अनीका अपने शादी के दिन को याद करती है कि आखिर किस तरह से फेरों से पहले अनीका ने कविनालिशा को अपने ब्लैक कैट होने का सच बता दिया था। अनीका को उस होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की सारी बातें अब याद आ रही थी जहां पर वो और कविनालिशा दोनों ही थे। कविनालिशा को हैरानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि अनीका ही ब्लैक कैट है। इससे पहले कि कविनालिशा और अनीका की बात आगे बढ़ती तभी वहां पर भूमिका आ गई थी जो कि कविनालिशा को वहां से जाने के लिए कहती है।
कुछ दिनों के बाद जब मिस्टर मारवा को ये सच पता चला तो वो भूमिका पर उसके बिहेवियर को लेकर बहुत ही नाराज भी हुए थे। और मिस्टर मारवा ने तो मुझसे भी यही कह रहे थे कि क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की। अनिका, तुम ही ब्लैक कैट हो, ये बात कभी नालिशा को बताने की क्या ही जरूरत थी। अपने ख्यालों में ही अब अनिका यही सोच रही थी कि ये तो मिस्टर मारवा ही जानते होंगे ना कि उन्होंने कैसे कभी नालिशा को ये यकीन दिलाया था कि मैं उनके साथ प्रैंक कर रही थी। और भूमिका के बिहेवियर के लिए भी मिस्टर मारवा शर्मिंदा ही थे। और उन्होंने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर राजमहल से सभी को इनवाइट किया था और उसी दिन ही भूमिका ने कभी नालिशा से भी फिर दोबारा से अपने किए की माफी भी मांगी थी। और मुझे भी सच बोलने के लिए सॉरी बोलना पड़ा था कि हाँ, मैं आपसे प्रैंक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानिका भी यही सोच रही थी कि आखिर कैसे मिस्टर मारवा ने कभी नालिशा को ये यकीन दिला दिया था कि मैं रानी साहिबा से प्रैंक कर रही थी। मेरी बीबी कोई भी ब्लैक कैट नहीं है। अपने इन्हीं ख्यालों में ही अनिका थी कि तभी उसे रिया की आवाज उसके कानों में आती है, मम्मा क्या सच में डैड मर गए हैं? क्योंकि अनिका अभी अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि कैसे रोहित मारवा ने उसके इस सच पर पर्दा डाल दिया था ताकि कभी नालिशा को उसके ऊपर यकीन ना हो कि वो ही सच में ही ब्लैक कैट है। तभी उसके कानों में रिया की आवाज आती है, क्योंकि अपनी माँ को पास में बैठा हुआ देखकर रिया की अब एकदम से आंखें खुल जाती और अपनी आंखें खुलते ही वो फिर से अपनी मम्मा से अपने डैड के ही बारे में पूछती है। ये कहते हुए ही रिया अनिका को एक जोर का हक करते हुए रोने लगती है। अनिका रिया को संभालते हुए कहती है कि देखो रिया, यहाँ पर सभी को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप अपनी मम्मा की बात सुनो, आपके डैड ठीक हैं। ये कहते हुए ही अब अनिका रिया को खुद से अलग करते हुए कहती है कि चलो मेरे साथ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपनी जगह से उठ जाती है और उसके साथ रिया भी उनके साथ ही उठ जाती है। अनिका वहां पर सभी से कहती है कि आप सब भी अपने रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। और वो कभी नालिशा से भी कहती है कि आप भी अपने रूम में जाइए जहां पर आप पहले रहती थी। मैं आपके लिए सर्वेंट के हाथों कपड़े भिजवा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपको चेंज कर लेना चाहिए। अनिका की ये बात सुनकर अब सभी वहां पर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन वहां खड़े सभी को ही अब अनिका से बड़ी ही हमदर्दी हो रही थी कि लगता है कि अनिका के ऊपर अब ये सदमा इतना ज्यादा लगा है कि वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, इसलिए ही शायद वो ये बात कह रही है। लेकिन कोई भी उससे अभी कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि उनमें से किसी से की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अनिका को कुछ भी कहने की। अनिका भी अब तक रिया को लेकर अपने रूम में आ जाती है। अनिका रिया से कहती है, रिया आप यहाँ आराम कीजिए, मम्मा बस थोड़ी ही देर में शावर लेकर आती है। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब रिया भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहाँ अनिका अब शावर लेने के लिए चली जाती है। या रिया अभी भी अपने डैड को ही मिस कर रही थी, तो वहाँ दूसरी तरफ अब तक अलेक्जेंडर ने आर्यन को भी बता दिया था और उसने ये भी कह दिया था कि ये बात वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि आर्यन जहाँ सबके सामने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बन रहा था, क्योंकि वो सबके सामने ऐसे टूट नहीं सकता था। लेकिन बाहर गार्डन में जब अलेक्जेंडर आर्यन को देखने के लिए आया था तो आर्यन का भी रिया की तरह ही बुरा हाल था। यहाँ गार्डन में बैठा हुआ आर्यन अकेले ही अपने पैरों में अपने मुंह को छिपाकर बैठ के बड़े ही जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि उसे भी वो अपनी अकेले में अब अपने इमोशंस को नहीं छुपा पा रहा था, क्योंकि प्यार तो आर्यन भी अपने डैडी से बहुत ही करता था। अलेक्जेंडर ने जब आर्यन को इस तरह से बिलखते हुए देखा तो अलेक्जेंडर ने एकदम पीछे से आके आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन ने जब अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो उसने अब जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वो पीछे की तरफ मुड़कर देखा। जब आर्यन ने देखा कि उसके पीछे उसका भाई अलेक्जेंडर ही है, तब आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे भी अब अपने पास बिठा लिया, क्योंकि अब दोनों ही भाइयों की केमिस्ट्री यहाँ पर एकदम जबरदस्त थी। उसके भाई अलेक्जेंडर को किसी भी तरह का कुछ बुरा ना लगे, इसलिए अब आर्यन अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। लेकिन अलेक्जेंडर आर्यन की इस कोशिश को अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए आर्यन अब अलेक्जेंडर को सारी ही बातें सच सच बता देता है कि आर्यन प्लीज तुम अपने आप को संभालो। देखो डैड को कुछ भी नहीं हुआ है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डैड बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। अलेक्जेंडर अब सारी ही बातें आर्यन को बता देता है।
अलेक्जेंडर की ये सारी बातें सुनकर अब आर्यन भी कहता है कि क्या तुमने डैड को सच में देखा है। आर्यन की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है हाँ देखा है, वो ठीक है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम चारों के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए अभी। ये सुनते ही अब आर्यन ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दादी माँ को कैसे संभालेंगे, क्योंकि दादी माँ की हालत तो मैंने देखी थी कि जब उन्हें पता चला था तो वो तो एकदम से ही टूट गई थी। उनका तो रोना बंद ही नहीं हो रहा होगा अभी भी, इसलिए मेरे में तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं एक बार उन्हें फिर से जाकर उनके कमरे में देखूं। आर्यन की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि वो तो पता नहीं है, इसीलिए मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया है। अब उन्हें डिसाइड करने देते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। अब मम्मा जो भी करेगी हमारे लिए वही सही होगा। ये सुनते ही अब आर्यन भी कहता है आई थिंक यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, अब मम्मा ही करेंगी जो भी कुछ करना है। ये कहते हुए ही अब आर्यन फिर से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो दोनों ही भाई अब पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ हॉल में जब वो दोनों आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो अभी कोई भी नहीं है, इसलिए अब अलेक्जेंडर वहाँ से गुजर रहे अब हेड सर्वेंट से पूछता है कि रिया कहाँ पर है, रिया तो यहाँ पर सो रही थी ना। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब हेड सर्वेंट ने जवाब दिया कि रिया बेबी को तो अनिका मैडम के साथ उनके रूम में चली गई हैं। ये सुनते ही अब आर्यन ने उन्हें थैंक यू कहा और फिर वो दोनों भी अपने मोम और डैड के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहां अब तक अनिका भी शावर लेकर वापस से अपने रूम में बाहर आ गई थी। मिरर के पास आकर अब वो अपने बालों को सुखा ही रही थी कि तभी उसकी बालकनी में एक पंछी आकर रेलिंग पर बैठ जाता है। जैसे ही अनिका की नजर अब उस पंछी पर जाती है तो वो देखती है कि उसके मुंह में तो कुछ एनवलप है। अनिका अब जल्दी से अपनी बालकनी में जाती है और अब उस पंछी के मुंह से उस एनवलप को बड़े ही सावधानी से ले लेती है। अनिका ने अब जैसे ही उस एनवलप को अपने हाथ में लिया तभी वो पंछी वहां से उड़ जाता है। उस पंछी के जाने के बाद अब अनिका उस एनवलप को अच्छे से खोलकर देखने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में अब दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है। रिया अब अनिका से कहती है मम्मा मैं देखती हूँ। ये कहते हुए ही रिया अब दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है तो सामने अपने दोनों ही भाइयों को देखकर अब वो कहती है तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। हाँ, रिया के इस सवाल पर अब आर्यन और अलेक्जेंडर कहते हैं पहले हमें अंदर तो आने दो रिया, उसके बाद हम बताते हैं ना। ये सुनते ही अब रिया ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा और वो दोनों भी अब अंदर आ जाते हैं। आर्यन अब उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अलेक्जेंडर जब अनिका की तरफ देखता है तो वो उसके हाथ में एक एनवलप को देखकर कहता है कि ये क्या है मम्मा, किसने भेजा है ये सुनते ही अब रिया भी कहती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए था ना। यहाँ पर एक बर्ड आई थी अभी अभी और उसके मुंह में ये एनवलप था जिसे मम्मा ने ले लिया। ये सुनते ही अब तीनों ही बच्चे अब अपनी मम्मा को हैरानी से देखने लगते हैं। अपने बच्चों को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखकर अब अनिका कहती है कि अगर आप तीनों मुझे परमिशन दे तो क्या मैं इसे खोल सकती हूँ, क्योंकि अनिका अपने बच्चों की नजरों में अपने लिए सवाल साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन अनिका पहले इस एनवलप को खोलकर देखना चाहती थी। ये सोचते हुए ही अब तीनों ही बच्चे भी ये सुनते ही अब तीनों ही बच्चे में अपना सिर हिला देते हैं। अब अनिका उस एनवलप को खोल कर देखती है तो उसमें रोहित की कुछ फोटोज थी। रोहित को ऐसे देखकर तो अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थी, क्योंकि उन फोटो को देखकर उसके दिल को एक तसल्ली तो मिल रही थी, लेकिन रोहित इस समय कितने पेन में था वो सब महसूस करके अब अनिका की आंखें अपने आप ही नम हो गई थी। अनिका बड़े ही ध्यान से एक एक फोटो को देख रही थी कि आखिर रोहित को कहाँ कहाँ जख्म हो रखे हैं, कहाँ कहाँ उसे चोट आई है। अब तक तीनों ही बच्चे भी अनिका के पास आ गए थे। अपनी मम्मा को इस तरह से इमोशनल होता हुआ देखकर तीनों ही बच्चों से अब नहीं देखा गया था, इसलिए वो भी दौड़कर अपनी मम्मी के पास आ गए। जैसे ही आर्यन ने अब अपने डैड के फोटोज की तरफ देखा तो उसने अपनी मम्मा से कहा डैड इस वक्त कहाँ पर है मम्मा। आर्यन के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि आपके डैड इस वक्त जहाँ कहीं पर भी हैं वो सेफ हैं।
तीनों ही बच्चे अब अनिका को एक जोर का हक कर लेते हैं। अनिका भी अब अपने बच्चों को हक करते हुए कहती है कि आप तीनों अपने डैड के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना अभी। ये सुनते ही अब तीनों ही बच्चे हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। यहाँ अनिका भी सोचती है कि वो आज अपनी माँ से मिलने जरूर जाएगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि किंग के कहे अनुसार उसे अब सारे ही सवालों के जवाब अपनी माँ से ही मिल सकते हैं कि उस दिन जब रेखा मूर्ति और रोहित वो यहाँ पर महल के पैलेस के लिए आ रहे थे तो तब रास्ते में क्या हुआ था, उसकी माँ ही उसके उन सवालों का जवाब दे सकती है। वहाँ दूसरी तरफ शीला भी अब तक उस जंगल में आ जाती है, क्योंकि उसे आज उन दोनों ही बूढ़ों से मिलना था। अपनी गाड़ी को अब वहाँ पर एक तरफ खड़ा करने के बाद अब वो उस जंगल के अंदर पैदल ही चली जाती है। कुछ दूर तक चलने के बाद अब शीला अब उस घर के पास आ जाती है जहाँ पर वो दोनों ही बूढ़े रहते थे। जब वो उस घर के पास पहुंच जाती है तब वो सीधा ही अब उस घर के अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आती है तो देखती है कि सामने एक बूढ़ा गहरी सोच में था। उसे ऐसे देखकर अब शीला कहती है कि क्या बात है, आखिर किस गहरी सोच में हैं आप। शीला की आवाज सुनकर अब वो शख्स कहता है कि सर जी तुमसे नाराज हैं। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें रोहित मारवा को मरते वक्त अपने साथियों के नाम लेने की, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जब तुम रोहित मारवा पर वार कर रही थी तो तुम अपने साथियों के नाम ले रही थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम हर बार सर जी से ही पंगा क्यों ले लेती हो। अरे तुम्हारी मौत तुम्हारे बिल्कुल ही पास आ गई है क्या? क्या तुम मरना चाहती हो क्या? पहले तुमने अंजलि मल्होत्रा के बच्चों को मारकर दफना दिया था और उसके बाद अब ये बड़ी गलती। देखो हम हर बार तुम्हें सर जी से के गुस्से से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमें उन्हें भी जवाब देना होता है। एक तो लगातार हर बार हम हार रहे हैं, क्योंकि कितने ही लंबा समय हो गया है कि हमने अब तक को किसी भी चीज में कोई जीत हासिल नहीं की है। इस वायरस मिशन में हमारी जीत नहीं हुई है। हम अपने दोनों ही साथियों में से एक को भी आजाद नहीं करवा पाए हैं, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सभी अपने मकसद को भूलकर अपनी पर्सनल दुश्मनी में क्यों उलझे हुए हो। क्योंकि तुम्हें अभी रोहित के ऊपर कुछ अटैक करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा है ये तुमने यहाँ पर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है। ये हमारे मिशन से रिलेटेड था ही नहीं। अरे उस दमयंती देवी के पास इतना अच्छा मौका था जब उसने अनिका को, आकाश गुलेरिया को और मयूर गुलेरिया को किडनैप किया था, तो वो रोहित मारवा से भी तो कह सकती थी ना कि वो इन तीनों के बदले आयशा मारवा को उसे दे दे। वहां पर एक तरफ दमयंती देवी ने भी बेवकूफ़ी की थी और उसके बाद हम आयशा मारवा के, अगर वो उस समय बेवकूफ़ी नहीं करती तो उसके बाद हम आयशा मारवा के जरिए उसने किंग को मजबूर कर देते कि वो उन्हें छोड़ दें, क्योंकि ये सच तो तुम भी जानती हो ना कि उनके दिमाग की ताकत के आगे तो खुद सर जी भी अपना सिर झुकाते हैं। उस बूढ़े की ये बात सुनकर अब शीला को भी गुस्सा आता है। अब शीला कहती है उसके पास अगर इतना ही दिमाग होता तो फिर वो आखिर कैसे फंस गई उसने किंग के जाल में। हाँ, शीला की ये बात सुनकर अब वो बूढ़ा कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अपना काम बताओ। ये सुनते ही अब शीला कहती है कि मुझे डर है कि कहीं हमारे कॉलेज मिशन फेल ना हो जाए। मैंने अभी कुछ घंटे पहले ही ब्लैक कैट की फाइट को देखा है। अगर उसने किंग ने कॉलेज में अगर उसे भेज दिया तो हमारा मिशन खतरे में आ जाएगा। अरे मुझे यही डर है कि अगर सच में ही ब्लैक कैट वहाँ पर आई तो हमारा मिशन फिर इस बार हर बार की तरह इस बार भी फेल हो जाएगा। शीला की ये बात सुनते ही अब वो बूढ़ा कहता है कि तुम्हें अब तक कॉलेज के लिए कितने ही इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, जिसका जवाब हमारी रानी साहिबा के पास ना हो। उस बूढ़े की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि है मेरे पास भी बहुत कुछ पत्ते जिन्हें मैं वक्त आने पर ही खोलूंगी। और वैसे भी सुना है कि भूमिका मारवा स्पेशल डिपार्टमेंट में ही है, तो सबसे पहले मेरा वार अब की बार उस पर ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर साल की तरह इस बार भी कॉलेज की सिक्योरिटी पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के हाथों में ही होगी। और यहाँ पर इंडिया के भी स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर भी आए हुए हैं, बस मुझे ये नहीं पता चला है कि आखिर वो सब रहते कहाँ है। अगर मुझे एक बार ये सब पता चल जाए तो मैं उससे पहले ही उन सब को खत्म कर दूं। उस शीला की ये बात सुनते ही अब वो बूढ़ा कहता है कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है और ना ही उनके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। लेकिन एक बात सोचने की है कि अगर सच में उस नए किंग ने ब्लैक कैट को वहां पर भेज दिया तो उसे काबू में कैसे करें।
यहाँ वो बूढ़ा और शीला ब्लैक कैट के बारे में ही दोनों ही प्लानिंग कर रहे थे कि तभी दोनों की ही कानों में अब एक आवाज आती है कि उस ब्लैक कैट पर मेरा बनाया हुआ केमिकल ही काम करेगा, क्योंकि जो केमिकल मैंने बनाया है उसी से ही वो ब्लैक कैट काबू में हो सकती है। जैसे ही शीला और उस बूढ़े की नजर उस आवाज पर जाती है तो दोनों की चेहरे पर ही अब एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उन्हें अब ब्लैक कैट को काबू में करने का सॉल्यूशन मिल गया था। जिस आदमी की अभी आवाज आती थी वो अब शीला से कहता है, क्या तुमने अनिका को उसकी माँ के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में कुछ भी बताया है या नहीं? उस बूढ़े के इस सवाल पर अब शीला कहती है, नहीं, अभी मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया है। मैं उस दिन जब हॉस्पिटल में अनिका से मिली थी तो मैंने बस उससे उस V16 पावर ड्रग के बारे में ही जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे उस समय साफ साफ मना कर दिया। ये सुनते ही वो बूढ़ा अब कहता है कि तुम खैर आखिर किस बात का इंतजार कर रही हो? जब हम लोग बिल्कुल उनके हाथों से मारे जाएंगे तो क्या तब तुम मरते समय ये सब बताओगी क्या? देखो, तुम अनिका के अंदर की क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकती हो, क्योंकि अनिका के अंदर एक से एक क्वालिटी ऐसी हैं जो हमें हमारे मिशन में जितवा सकती हैं। क्या तुमने करण गुलेरिया की दूसरी बेटी को ढूंढा है? उस बूढ़े की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको ढूंढने का। ये सुनते ही तो अब दोनों ही बूढ़े गुस्से से एकदम से ही कहते हैं कि आखिर फिर तुमने किया क्या है? देखो, इस वक्त तुम्हारे पास दो काम है, एक तो अनिका को हमारी टीम में शामिल करने का और दूसरा करण गुलेरिया की उस दूसरी बेटी को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी हमारे काम आ सकती है। और हाँ, इस केमिकल को उठाओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ। तुम कल भी एक लूजर थी और तुम आज भी एक लूजर हो। बस तुम बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हो, तुम वैसे कुछ करने की जब बारी आती है तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। ये सुनते ही अब शीला एकदम से ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि शीला को अब अपने बारे में ये सब बातें सुनने की कोई भी आदत नहीं थी। इसलिए शीला अब अपने गुस्से से एकदम तिल मिलाते हुए कहती है, अगर मैं लूजर हूं ना तो आपके वो सर जी भी तो लूजर ही हैं। अरे वो देवराज गुलेरिया वो भी लूजर ही है जो खुद को किंग के हाथों से बचा नहीं पाया। और वो आपके सर जी, अरे इतने सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें निकरण फार्मा कंपनी मिल गई? नहीं ना। अरे स्वाति की उस छोटी सी कंपनी को आज तक वो हासिल ही नहीं कर पाए हैं, तो वो और क्या ही करेंगे? वैसे मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो उस छोटे से शहर मनाली में स्वाति की बनाई हुई उस छोटी सी कंपनी में सरजी को ऐसा क्या नजर आ रहा है कि जो वो इतने सालों से बस उसी कंपनी को ही हथियाने के बारे में सोच रहे हैं। शीला ने सीधा ही वार अब यहाँ पर सरजी के नाम को लेकर उसके ऊपर ही कर दिया था। शीला अब यहाँ पर अपनी गलती को मानने की बजाय अब वो सरजी की ही गलतियों को गिनवाने लगी थी, जो कि अब यहाँ पर दोनों ही बूढ़ों से बर्दाश्त कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वो सरजी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि अगर सरजी को इस बारे में पता भी चला तो शायद उनकी ये आखिरी सांस हो। इसलिए शीला की ये बात सुनकर अब जल्दी से एक बूढ़ा गुस्से में खड़ा होता है और अब वो जल्दी से जोर से एक थप्पड़ शीला को मारते हुए कहता है, अपनी हद में रहो, ये मत भूलो कि तुम कहाँ पर खड़ी हो और ये क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो। तुम्हें अपनी जुबान खोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। अरे मैं मानता हूँ तुम्हारी जुबान कड़वी है, तुम बिना कुछ भी सोचे समझे ही बोल देते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सर जी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। उस थप्पड़ का वार अभी इतना ज्यादा था शीला के गाल पर कि शीला उसे एक थप्पड़ से ही सीधा ही जमीन पर गिर जाती है और अब वो अपने हाथ को अपने गाल पर रखकर कहती है कि अगर तुम मेरे। शीला ने अभी इतना ही कहा था। ये कहते हुए ही शीला अब एकदम से ही खामोश हो जाती है और वो सामने वाले बूढ़े से कहती है कि आज जो हरकत की है ना वो दोबारा मत करना, और हाँ, और कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये सुनते ही अब एक बूढ़ा अब उसे फिर से कहता है, तुमसे जो कहा गया है पहले बस तुम उसे ही करो। ये सुनते ही अब शीला उस केमिकल्स को उठाती है और फिर वो वहां से जाने लगती है। शीला वहां गुस्से से अपने पैरों को पीटते हुए चली गई थी। शीला के जाने के बाद अब एक बूढ़ा अपने उस दूसरे साथी से कहता है, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी उसके ऊपर हाथ उठाने की। ये सुनते ही अब उसके साथी ने कहा कि तुमने देखा ना, अरे कितनी ही बकवास कर रही थी वो, हाँ, हमारे सर जी के बारे में।
अरे वो अगर उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता तो फिर मैं क्या ही करता, ऐसे ही बकवास सुनता रहता क्या मैं उसकी। अरे वो उसके आगे भी पता नहीं क्या करती, क्या बोलती और क्या नहीं। और तुम तो जानते ही हो ना कि सर जी को ज्यादा बकवास सुनने की आदत ही नहीं है, वो तो बस काम के सिलसिले में पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं। तुम भूल तो नहीं गए हो ना जब हमने बड़ी रानी के पिता को उस मरे हुए किंग की खूब कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन 15 साल बाद जब उसने हमें धोखा दिया था, पता नहीं कि कैसे किंग की कुर्सी उसे दे दी थी, तो सर जी उसके दिए हुए इस धोखे का क्या जवाब दिया था सर जी ने, तुम भूल तो नहीं गए हो ना। क्योंकि बड़ी रानी के पिता ने जो हमें धोखा दिया था उसका बदला सर जी ने उससे कैसे लिया था। अपने साथी की ये बात सुनते ही अब दूसरे बुड्ढे ने भी कहा, यार याद मत दिला क्या हाल किया था उसका सर जी ने, मुझे पूरी तरह से याद है। अरे मेरे तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन बातों को सोचकर। ये भला कौन भूल सकता है, और वैसे भी ये अच्छा ही होगा कि हम उस अनिका को अपने ग्रुप में शामिल कर लें। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो हमारे ग्रुप में शामिल होगी तो होगी कैसे, क्योंकि उस अनिका के अंदर सिर्फ देवराज का खून ही नहीं है बल्कि तुम। ये कहते हुए ही अब वो बूढ़ा एकदम से ही खामोश हो जाता है। वो अपनी बात को फ्लो में इतना तो कह देता है, लेकिन अब वो अपनी बात को इतना कहने के बाद एकदम से ही चुप हो जाता है। अपने साथी की ये बात सुनकर अब वो बूढ़ा कहता है, जो बोलने वाला था ना उसे अपने अंदर ही रखो, ध्यान रखना आगे से ये बात तुम्हारी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। अपनी साथी की ये बात सुनकर तो अब वो बूढ़ा हंसने लगता है और अब वो कहता है कि अनिका ही है जिसके अंदर मेरे सबसे 2 करीबी लोगों का खून है, वो सबसे ताकतवर होगी। और वैसे भी हमने करण और राजीव के बच्चों का इंतजार किया है, क्योंकि सर जी को राजीव और करण दोनों के ही बच्चों का दिमाग चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सर जी। बस एक बार वो फॉर्मूला उन्हें मिल जाए जिससे उस मरे हुए किंग ने ही अनिकरण फार्मेसी में ही छुपाया है। अब बस करण की वो तीसरी औलाद भी मिल जाए, फिर हम तीनों को ही मनाली लेकर जाएंगे। उसके बाद तो सर जी ही डिसाइड करेंगे कि ये तीनों जिंदा रहेंगे या नहीं। यहाँ ये दोनों बूढ़े आपस में ही ये बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब शीला गुस्से में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, लेकिन आज उसके दिमाग में बहुत कुछ ही चल रहा था। आज से बुरा दिन शीला के लिए कभी भी नहीं आया था। आज उसे अपने आप पर रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका आजकल उसके दिन ही खराब चल रहे हैं। अब तक शीला राजीव गुलेरिया के पैलेस में यही सब सोचते हुए पहुंच गई थी, जहां पर राजीव गुलेरिया अभी भी हॉल में बैठकर शीला के ही आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब तक राजीव गुलेरिया को भी अपने आदमियों से पता चल गया था कि बीती रात उस गांव में शीला ने क्या किया था। राजीव गुलेरिया का गुस्सा शीला पर इस बात पर था कि वो शीला ये जानते हुए भी कि ईगल के मास्क के पीछे आकाश गुलेरिया है, और वो फिर भी उसकी बॉडी में उस वायरस को इंजेक्ट करने जा रही थी, क्योंकि भले ही आकाश यहाँ पर करण गुलेरिया का बेटा उसे नजर आता था, लेकिन उसके रगों में खून तो अंजलि मल्होत्रा का भी था। इसलिए आकाश को लेकर अब उसे उसके ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर राजीव गुलेरिया यही सोचता है कि अगर सही वक्त पर राजीव गुलेरिया ने शीला को फोन करके रोका नहीं होता ना, तो शायद अब तक तो वो कमांडर इन चीफ के साथ साथ आकाश गुलेरिया और मयूर भी वहीं पर ही होते। शीला ने जब सामने राजीव गुलेरिया को गुस्से में देखा तो अब उसने कहा कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो तुम मुझे मना कर देते हो। क्योंकि राजीव गुलेरिया ने जब शीला उनकी बॉडी में उस रात वो केमिकल इंजेक्ट करना चाहती थी, तब राजीव गुलेरिया ने ही उसे फोन करके मना किया था और उन्हें रोका था। अब शीला जब महल के राजीव के पैलेस के अंदर आई तो उसे सामने ही राजीव गुलेरिया बैठा हुआ दिखाई देता है। इसलिए राजीव गुलेरिया को देखकर, उसके गुस्से को देखकर शीला समझ गई थी कि राजीव उसके ऊपर गुस्सा क्यों है, और अब उसके ऊपर अब राजीव गुलेरिया भी फटने वाला है। इसलिए इससे पहले राजीव उसे कुछ भी कहता तभी शीला ने ही अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी। शीला अब कहती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, मुझे इस तरह से देख रहे हो, ये भूलो मत के वो आकाश उस धोखे की निशानी है जो तुम्हें करण और अंजलि ने ही मिलकर दिया है, और फिर भी तुमने उस आकाश को बचाने की कोशिश की है। तुम आकाश को कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाना चाहते ना कि वो अंजलि का बेटा है, यही सच है ना, और इसीलिए तुमने दमयंती देवी को भी आकाश को न मारने के लिए उस समय कहा था ना, जब दमयंती देवी ने आकाश को किडनैप किया था।
शीला की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया शीला की तरफ बढ़ता है और अब वो शीला से कहता है, अपनी हद में रहो शीला, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपनी हद से बाहर निकलती जा रही हो। ये मत भूलो कि तुम क्या कह रही हो। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया शीला का एकदम से ही गला पकड़ लेता है और वो उसके गले को इतनी जोर से दबा देता है कि उसे अब सांस भी मुश्किल से आ रहा था। और उसके गले को दबाते हुए और शीला को अब एक दीवार पर धक्का दे देता है राजीव गुलेरिया। अब उसे धक्का देने के बाद अब शीला से कहता है, मैंने कितनी ही बार तुम्हें और दमयंती देवी को कहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ से तुम दोनों दूर रहो, लेकिन तुम दोनों को तो पता नहीं ये भाषा मेरी आराम से बोलने की समझ में ही नहीं आती है। पता नहीं तुम दोनों को मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का में इतना मजा क्यों आता है। और एक बात और, रोहित मारवा मर चुका है, मुझे इस बात का सबूत दो, क्योंकि तुम तब से कहे जा रही हो कि मैंने रोहित को मार दिया है। उसका सबूत लाकर दो मुझे पहले, क्योंकि उस अक्षय वर्मा ने कहा है कि वो लगातार रोहित 2 दिन से कॉलेज में आ रहा है। और कल रात की हार तो तुम भूली नहीं होगी ना। उस अकेली ब्लैक कैट ने ही दमयंती देवी की सारी ही 70 सिपाहियों को धूल चटा दी है। अरे तुम लोगों को अपने किए पर इतना ही गुरूर हो रहा था तो फिर कैसे उस एक अकेली ब्लैक कैट ने ही तुम्हें इस तरह से धूल चटा दी। हमें कुछ और सोचना होगा। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया शीला से कहता है कि अपने दिमाग को यूज करो। अरे अपने दिमाग को लगाना है तो सही जगह पर लगाओ, और अगर तुम्हें अपने दिमाग को इसी तरह बेकार चीजों में ही लगाना है तो फिर तुम्हें इस मिशन में रहने का भी कोई हक नहीं है। शीला किसी को ऐसे को अपने साथ लेकर आओ जो कि उस ब्लैक कैट के साथ टक्कर ले सके, क्योंकि अगर तुमने ब्लैक कैट की इस फाइट को देखा है तो तुम अब उसके टक्कर का ही लेकर कोई आ सकती हो, क्योंकि जब तक हमारे पास साथ ब्लैक कैट से टक्कर का कोई आदमी नहीं होगा तब तक शायद हम इस मिशन में नहीं जीत पाएंगे। राजीव की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि वो तो सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी भी फाइट देखी है, इसलिए ब्लैक कैट से फाइट तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है जो ब्लैक कैट को रोक सकता है। शीला की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि मैं राजमहल जा रहा हूँ उस गधे से मिलने। अरे पता तो चले कि उसकी ये हालत किसने की थी। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया भी अब अपने पैलेस से गुस्से में बाहर निकल जाता है, और पैलेस से बाहर निकलने के बाद अब वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। राजीव गुलेरिया अपनी गाड़ी में बैठने के बाद अब वो गाड़ी को राजमहल की तरफ ले लेता है। यहाँ पर अपनी हालत को देखकर अपने ऊपर गुस्सा करते हुए अब शीला भी यही सोचती है कि आखिर ये कौन सी अमर बूटी पीकर पैदा हुआ है ये आकाश गुलेरिया। अरे हर बार मैं इसे मारने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये मरता ही नहीं है, हर बार ये बच जाता है। जब भी इसके साथ कुछ करने के लिए जाती हूँ तो कोई ना कोई इसे बचाने के लिए आ ही जाता है। अपना पैर पटकते हुए शीला भी अब अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाहकर भी अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ अब तक रोहित के पैलेस में कविनालिशा अभी अपनी सोच में ही थी कि तभी उसके दिमाग में अब एक बात याद आती है कि वो जल्दी से अपने उस बात को सोचते हुए वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल जाती है कि तभी उसकी नजर अब सामने से आ रहे आकाश गुलेरिया पर जाती है। कविनालिशा अब अपने तेज कदमों से आकाश के पास जाकर अब आकाश गुलेरिया को कहती है कि मिस्टर आकाश 1 मिनट रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कविनालिशा की आवाज सुनकर अब आकाश उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि जो कहिए रानी साहिबा, क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे। ये सुनते ही अब कविनालिशा ने कहा, यहाँ नहीं, हमें अनिका के सामने ही आपसे बात करनी है।